एक बार को चाहे ये आपको फोन इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, बट इसका ये पूरा रिव्यू आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि जितने का ये पनीर है ना, उससे ज्यादा तो आपको इस वीडियो में मसाला मिलने वाला है। एक चीज मैं देखो हमेशा से कहता आ रहा हूँ, ये जो 20 से लेकर 25,000 के आसपास का प्राइस सेगमेंट है ना, स्मार्टफोन मार्केट के लिए जितना ही इंटरेस्टिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी है। इंटरेस्टिंग क्योंकि ऑप्शंस में वैरायटी और अफोर्डेबिलिटी में सहूलियत के साथ ना काफी बेटर स्पेक्स मिलने लगे हैं, और चैलेंजिंग क्योंकि इस सेगमेंट का जो रेगुलर न्यू टेक कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। अब अगर इस भीड़ में भी अलग दिखना हो तो या तो ट्रेंड सेट करो या फिर साइड हो जाओ। वेल, नथिंग की फिलोसॉफी भी कुछ ऐसी है, एंड स्पेशली विद द न्यू नथिंग फोन 3A ये मार्केट थोड़ा सा हिलते दिख रहा है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। बिल्ड एंड डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन के एक्सप्लेनेशन में भारी भरकम शब्दों का उच्चारण ना करके अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ये डिवाइस पूरा आई कैंडी है, और इस चीज से तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि इस तरह के डिजाइन के एग्जिस्टेंस के बावजूद कोई सिर्फ मैच्योर दिखने के लिए सटल एंड स्टेबल डिजाइन का फोन खरीदेगा। खैर, डिजाइन तो वैसे भी सब्जेक्टिव चीज है, जिसकी जैसी पसंद। इस बजट में जहां बाकी सारे फोन का डिजाइन वही सिमिलर एंड स्टैंडर्ड रह गया है, मेरे हिसाब से इस फोन को डिजाइन की यूनिकनेस के मामले में तो कोई नहीं हरा सकता। क्या इसकी बिल्ड को मैं इस रेंज में बेस्ट बोल सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट। इन हैंड फील इज नॉट समथिंग जो आपको Motorola OnePlus के राउंडेड साइड्स वाले स्लिम प्रोफाइल फोन जितनी कंफर्टेबल लगेगी। फ्रेमिंग इसकी प्लास्टिक की है जो इजीली डैमेज प्रोन है। मेटल फ्रेम्स पे भी स्क्रैचेस डेंट्स लगते हैं, बट इसका ये प्लास्टिक ना वियर्डली वीक है इस मामले में। पर इस ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन के साथ ना ये फोन अपनी यूनिकनेस के मामले में काफी लाउड एंड बोल्ड है। ग्लिफ इंटरफेस पे बाद में आते हैं, बट उससे पहले ही ना लोग आपको एक बार देख के जरूर पूछेंगे ये कौन सा फोन है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये सवाल अच्छा लगता है। समटाइम्स इट्स अ कन्वर्सेशन स्टार्टर, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी वेल डिजाइन फोन व्हिच लुक्स एंड समटाइम फील्स लाइक अ प्रीमियम फ्लैगशिप अंटिल आप इसका कैमरा ना खोलो। उस पर भी आगे बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि डिजाइन वाले पॉइंट पे ना तो बता दूं, 3 और इसके प्रो वेरिएंट में सिर्फ कैमरा और डिजाइन का फर्क है, बाकी दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है। मेन कैमरा सेंसर से लेकर डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी सब बराबर है। 3A प्रो में आपको बस एक 3x पेरिस्कोप विद सपोर्ट फॉर eSIM एंड IP64 की जगह IP68 रीडिंग मिलती है। 3A प्रो में ऑनेस्टली प्रो वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए 4,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए जाए। नथिंग आईफोन से कितना इंस्पायर्ड है वो आपको इनके डिजाइन से क्लियर हो जाता है। कोई बुराई भी नहीं है वैसे तो। 3A का फॉर्म फैक्टर भी ना 16 Pro Max से काफी सिमिलर ही है, ओनली विद सम सटल डिफरेंसेस इन द फ्रंट बेजल ऑफ द डिस्प्ले। हाँ, पर प्रॉपर सिमेट्री है चारों तरफ, तो उस वजह से ना इतना कुछ आंखों में चुभने जैसा नहीं लगता। पंच होल के साथ 10 बिट का एमोलेड फ्लैट पैनल मिल रहा है, वही स्टैंडर्ड 1080p रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का पैनल है। इस कीमत में कुछ ब्रांड्स 1.5 के डिस्प्ले भी दे रहे हैं, बट इसके डिस्प्ले ऑनेस्टली काफी क्रिस्प एंड विविड है। एलाइस एंड बॉर्डरलैंड करके ना एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, बहुत ही कमाल है, अगर देखा हो तो बताना। उसके ना सीजन 2 के लगभग 4-5 एपिसोड मैंने इसी पे निपटा दिए। ये डिस्प्ले सच में बहुत ब्राइट है। आउटडोर्स में भी ना कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन में ना कोई वियर्ड कलर शिफ्ट या HDR कंटेंट भी देखती बार ना पीक ब्राइटनेस पे कलर्स में कोई बेंडिंग नहीं दिखती। 6.7 इंच की ये डिस्प्ले ना पेंडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। बैक ग्लास में भी सेम प्रोटेक्शन है। फ्रंट में तो प्री इंस्टॉल्ड डिस्प्ले प्रोटेक्टर लगा है, पर बैक साइड पहले दिन से ही बिना कवर या किसी प्रोटेक्शन के यूज होते आया है। अभी भी कोई विजिबल स्क्रैचेस नहीं दिख रहे हैं। 3 में से ना 2 कलर वेरिएंट्स है मेरे पास, एंड स्पेशली व्हाइट कलर को लेकर ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि कहीं ये गंदा नहीं हो जाए, बट इसको मैंने बिना कवर के यूज करके देखा है और इस पे ना ऐसे कुछ विजिबल गंदा वगैरह होने टाइप निशान देखे नहीं मैंने इस पे। क्वालिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ इसका स्टीरियो स्पीकर सेटअप भी आपको पंची, डीप बेस एंड क्लियर वोकल के साथ सराउंड साउंड इफेक्ट में बहुत ही इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देगा। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिसिंग है, बट ये स्पीकर्स काफी लाउड एंड क्लियर है। हैप्टिक्स भी मैं बोलूंगा काफी अच्छा फीडबैक देते हैं। यूआई में इसका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से हुआ है। ऑटो ब्राइटनेस में थोड़ा सा ज्यादा यूज करता हूं, इसलिए अच्छे से नोटिस भी हो जाता है, और इस डिवाइस की जो ऑटो ब्राइटनेस की परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी बढ़िया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अपने हिसाब से अच्छा ही काम कर रहा है, उससे भी कोई शिकायत नहीं होगी। अब नथिंग का फोन है अगर तो थोड़ी बहुत चकाचौंध तो चमकेगी, बट मुझे पर्सनली ना ये ग्लिफ इंटरफेस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे अडेप्ट करने की कोशिश नहीं करी, बट मोस्ट सिनेरियोज में जैसे मानो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं या अपने डेस्क वगैरह पे ऐसे फोन रख के काम कर रहा हूं, अब अचानक से अगर ये ग्लिफ लाइट चमके तो फोकस थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा। ऑफ कोर्स ये लाइट इंटरफेस काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल है, एंड मैंने भी इसे कुछ लिमिटेड इवेंट्स जैसे कि वॉल्यूम इंडिकेटर या फिर फ्लिप टू ग्लिफ के लिए इनेबल किया हुआ है। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी एक अच्छा एड ऑन है, जिससे कि आप एप्स लाइक उबर, जोमेटो या कैलेंडर वगैरह के लिए ना ग्लिफ प्रोग्रेस को इनेबल कर सकते हो। म्यूजिक विजुअलाइजर भी अच्छा लगता है, अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो ये म्यूजिक के साथ सिंक हो जाता है। मुझे वैसे चार्जिंग प्रोग्रेस का ऑप्शन नहीं मिला। अब ये सॉफ्टवेयर का बग है या फिर मैं ठीक से नहीं ढूंढ पाया, समझ नहीं आया। वैसे अगर अभी तक वीडियो में मजा आ रहा हो, लग रहा हो कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी पता चले वीडियो कैसी बनी और कितने लोगों को पसंद आ रही है। और अगर आपको इसी तरह के यूनिक प्रोडक्ट के एकदम साफ सुथरा रिव्यू देखना पसंद है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना। अच्छा, पावर बटन के नीचे ना यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, काइंड लाइक द एक्शन बटन इन आईफोन्स, जिसको इन्होंने एसेंशियल की नाम दिया है, जिससे फिलहाल तो काफी लिमिटेड चीजें ही कर सकते हो, लाइक सिंगल टैप पे स्क्रीनशॉट लेना और बटन को प्रेस एंड होल्ड करके वॉइस नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जो कि सिर्फ आपको इस
एसेंशियल स्पेस से ही एक्सेस करना होगा। यहाँ से शेयर वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो फिलहाल वैसे इसकी को कस्टमाइज करने का भी नहीं है, बट फ्यूचर में अपडेट के साथ ना इसके फीचर्स को अनलॉक करके कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी काफी वास्ट है। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव एक्स्ट्रा बटन, बट कई बार ना ऐसा हुआ है कि मैंने पावर बटन की जगह इसे प्रेस कर दिया हो या फिर इसकी जगह पावर बटन प्रेस कर रहा हूं। खैर ये तो आदत लगने की बात है, टाइम के साथ इसकी भी आदत लग जाएगी। नथिंग फोन्स का यूआई ना इसके स्टाइलाइज्ड विजेट्स एंड आइकन की वजह से ना मुझे काफी कैरेक्टरफुल लगता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये डिवाइस रन करता है नथिंग ओएस 3.1 पे, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे। कस्टम स्किन होने के बाद भी ना बेनिफिशियल एलिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटीज के साथ स्पेशली इसकी ऑप्टिमाइजेशन perfect. Everything, down to the last minute details. ऑफ कोर्स इट्स नॉट द मोस्ट पावरफुल डिवाइस इन दिस रेंज, या फिर ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस डिलीवरी में कभी लड़खड़ाता नहीं है, पर इन जनरल यूआई इंटरेक्शन या डे टू डे यूसेज या इवन 2-3 हैवी एप्स के बीच में मल्टीटास्किंग करते टाइम ना स्पेशली इसके यूआई एनिमेशन को जैसे ऑप्टिमाइज किया गया है, फिर चाहे जब आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो या फिर एप्स में स्विच कर रहे हो या सिंपल जैसे ये डबल टैप टू लॉक वाला एनिमेशन ले लो, इट फील्स सुपर स्नैपी। टॉकिंग अबाउट द रॉ परफॉर्मेंस एंड थर्मल्स इन डिटेल, तो देखो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 SoC मिलता है विद LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज। अब देखो ये 7S Gen 3 ना एक ठीक ठाक सा मिड रेंज प्रोसेसर है, और जिस कीमत पर आप ये फोन ले रहे हो ना उसमें इसकी परफॉर्मेंस भी एक हद तक जस्टिफाई होती है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट द परफॉर्मेंस। एक वेल बैलेंस्ड एक्सपीरियंस भी ना आपको काफी हद तक खुश रख सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ऑल्दो मैं बेंचमार्क्स वगैरह पे यकीन नहीं करता, फिर भी सबसे पहले एंतुतु बेंचमार्क का स्कोर देख लो, करीब 8 लाख का एंतुतु स्कोर हिट किया है। UFS 2.2 स्टोरेज की वजह से भी कुछ लोग कंसर्न थे, तो स्टोरेज टेस्ट का भी रिजल्ट देख लो। काफी सारे लोगों को बोलते सुना मैंने ये गेमिंग फोन नहीं है, बट मैंने ऑनेस्टली इसमें दबा के गेमिंग टेस्ट परफॉर्म किया है। BGMI बिल्कुल स्मूथ 90 FPS पे चल जाता है, जायरो वगैरह भी एकदम बढ़िया काम करते हैं। आउटडोर में लगभग 45 मिनट कंटिन्यूअस गेमिंग के बाद भी ना हद से हद 8 to 10 FPS का ड्रॉप आ रहा था, और इसका पीक टेम्परेचर मैंने टेस्ट किया वो था 38 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल मैं कोलकाता में हूँ, गर्मियों में देखो वैसे हालत खराब है। अब इस डिवाइस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने चढ़ते देखा है वो है 40 to 41 डिग्री सेल्सियस, वो भी अगर आप इसे एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे ले जाओ। CPU थ्रॉटल टेस्ट का भी रिजल्ट देख लो, जहां ये 82 to 83% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस पे थ्रॉटल हुआ है, एंड ये है इसका टेम्परेचर स्टेट। फॉर मोस्ट स्टैट्स मैंने ना इसमें एक 45 मिनट का हैवी स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म किया टू चेक द बैटरी एंड CPU स्टेबिलिटी, एंड कमांडेबली CPU की जो परफॉर्मेंस है वो आप इस ग्राफ को देख के समझ सकते हो। 99% तक ये CPU स्टेबल रहा, विच इज रियली वेरी ऑसम। बैटरी परसेंटेज जो है वो लगभग 16% ड्रॉप हुई, और बैटरी का टेम्परेचर लगभग 41 to 42 डिग्री सेल्सियस चला गया है। डे टू डे यूसेज में तो सेट परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, इनफैक्ट गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया बोलूंगा मैं, और थर्मल सिस्टम भी काफी अच्छा है, जिससे हीटिंग के एज सच कोई इशू मैंने फेस नहीं करी। जेंशन इंपैक्ट जो कि 32 GB की एक काफी हैवी गेम है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे ना स्मूथ 60 FPS पे खेल सकते हो, और तो क्या ही चाहिए बताओ। और जहां तक बात रही स्टोरेज की टाइप की ना, तो वो मेरे लिए कोई डील ब्रेकर नहीं है, एज लॉन्ग एज मुझे इसकी ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन से बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती रहे। देखो रॉ परफॉर्मेंस का एक्चुअल पता लगता है जब आप उस पे ना कुछ हैवी या फिर कॉम्प्लेक्स CPU इंटेंस टास्क करवाओ। इसी को समझने के लिए ना एक और इंटरेस्टिंग सा टेस्ट परफॉर्म किया मैंने इसमें, जहां एक तरफ तो है 3 साल पुराना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और दूसरी तरफ ये वाला डिवाइस। दोनों में मैंने सेम 4K टाइमलाइन का एक वीडियो एक्सपोर्ट किया एंड सी द रिजल्ट। 3 साल पुराने फ्लैगशिप ने इस पूरी वीडियो को 3 मिनट में रेंडर कर दिया, वही ये 26% पे अटका हुआ है। करीब 10 मिनट बाद भी ना ये पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ 45% ही रेंडर कर पाया है। पूरा रेंडर होने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, इसलिए बीच में छोड़ दिया। पावर टू परफॉर्मेंस के हिसाब से इसमें लगी 5000 mAh की बैटरी ना अच्छा खासा बैकअप निकाल लेती है। मेरे मॉडरेट यूसेज में एक दिन आराम से निकल जाता है, और 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग के साथ ना अप्रॉक्स 20 मिनट में ये डिवाइस 50% चार्ज हो जाता है। नाउ कमिंग टू द कैमरास, एंड बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसे बिना सीधा जवाब है कि ये कैमरा सिस्टम इंप्रूव्ड है। रियर में 50 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स मिलते हैं, मेन वाइड और सेकेंडरी टेलीफोटो, साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। ये मेन OIS सेंसर के कुछ सैंपल इमेजेस देखो जो मैंने ऑटो HDR इनेबल रख के खींचे हैं, जिसकी वजह से हाईलाइट काफी वेल बैलेंस्ड है, मतलब ऐसे ब्लोन आउट नहीं हुए। ग्रीन्स की तरफ सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा लीन करती है, पर ह्यूमन स्किन टोन एंड डिटेलिंग सच में बहुत ही सही लग रही है इन इमेजेस में। लाइक अगर आप रन एंड गन भी शूट कर रहे हो ना, तो बिना एडिट के ना डायरेक्टली इन फोटोज को सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हो। एक तरफ देखो नथिंग फोन 3a से खींची फोटोज है, और दूसरी तरफ iPhone 15 के शॉट्स है। नो डाउट iPhone की इमेज प्रोसेसिंग थोड़ा नेचुरल टोन और डिटेलिंग के साथ एक्यूरेट कलर लेने की कोशिश में है, पर ऑनेस्टली बताओ अगर आपको कोई इमेज पिक करनी हुई तो आई एम श्योर आप ये नथिंग फोन 3a की फोटोज ही पिक करोगे। ये इसके 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के सैंपल्स देख लो। कंसिस्टेंसी के मामले में तीनों ही लेंस थोड़ा मतभेद रखते हैं। पोर्ट्रेट मोड ना थोड़ा सा तुक्के पे ही चलता है, किसी किसी फोटोज में सब्जेक्ट डिटेक्शन सही रहा तो ठीक, वरना एज डिटेक्शन में इनएक्यूरेसी और मिस्टेक साफ साफ दिख जाएगी। पोर्ट्रेट्स में अगर आप टेलीफोटो लेंस का सहारा लोगे ना, तो फोटोज बड़ी कमाल की निकलती है। इसमें 3 फोकल रेंज के ऑप्शंस हैं, 50, 70 एंड 100 mm, जहां 100 mm पे आई थिंक ये थोड़ा सा ना डिजिटल शार्पनिंग डाल
डाल देता है, पर ओवरऑल टेलीफोटो लेंस की कलर परफॉर्मेंस एंड डिटेलिंग काफी सही है। कैमरा में मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि आप इसमें ना प्रीसेट्स ऐड कर सकते हो। 4 डिफॉल्ट प्रीसेट तो है ही, अगर आप चाहो तो कोई कलर प्रीसेट इसमें इंपोर्ट करने के अलावा ना खुद क्रिएट भी कर सकते हो। बाकी आप इसके मेन एंड टेलीफोटो लेंस से ना 4K में अप टू 30 FPS में वीडियो शूट कर पाओगे, जहां अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सिर्फ 1080p 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकता है। और ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा 1080p 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। नाउ इन द कंक्लूजन 23,000 के इस डिवाइस में आपको काफी यूनिक डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस एंड ठीक ठाक सा कैमरा सिस्टम मिल रहा है, जो मेरे ओपिनियन में इसे एक बढ़िया वेल बैलेंस्ड फोन की कैटेगरी में प्लेस करता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, सजेशन या फिर ओपिनियन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड कोशिश करता हूँ उनका रिप्लाई करने की, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओ। बाकी अगर आपको ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स के एकदम साफ सुथरा रिव्यू पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो ये डिवाइस खरीदना चाहते हैं या फिर वो 25,000 रुपए के अंदर एक अच्छा डिवाइस ढूंढ रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हें शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।